प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त अपनी मुआशी टीम के साथ $3 अरब हासिल करने की कोशिश में हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात उनके चल रहे हैं। IMF ने कुछ शराइत रखी हैं, जिनमें से बुनियादी शर्त पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर जो सब्सिडी दी गई है, उस सब्सिडी का खात्मा जो है ये बुनियादी शर्त है। इसके अलावा सनतों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम का खात्मा भी एक शर्त में रखी गई है, ये भी एक शामिल है। इसके अलावा एक शर्त जो है वो टैक्स वसूली की शरह में इजाफा भी है। फिर मालियाती खसारा कम करना। तो कई शराइत हैं IMF के साथ होने वाली इस मीटिंग में या इस डील में, और कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बातें तो बहरहाल माननी ही पड़ेंगी, जिसमें से कुछ बातें मान भी ली गई हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि जैसे ये सब्सिडी ख़त्म होगी, फौरी तौर पर जो इम्पैक्ट आएगा ऑयल प्राइसेस के ऊपर और फिर बिजली की कीमतें बढ़ने पर, उससे ओवरऑल महंगाई की शरह पे कितना इजाफा होगा और क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर जाहिर है डॉलर जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसका एक हिस्सा है। डॉलर हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ रहा है। नई हुकूमत आने के फ़ौरन बाद कुछ झटके से कम हुआ, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली वो बढ़ना शुरू हुआ और फिर वापस वो 188 रुपए के करीब खड़ा हुआ है। ये डॉलर रुकेगा, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? डॉलर का इरादा क्या है आइंदा दिनों में, या प्रोजेक्शन इसकी क्या है? इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, इस पर आज के अखबारात में भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगी हुई हैं कि जी मार्च में ये डबल होकर $1 बिलियन हो गया है, बावजूद इसके कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज जो हैं वो गुज़श्ता माह अपनी बुलंद तरीन सतह पर थी। तो मुआशी हालात किधर को जा रहे हैं और ये कितना आसान या कितना मुश्किल होगा इसको टैकल करना नई हुकूमत के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आज में डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, माहिर मुआशियात हैं। मेरे साथ मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लुबना भायत हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और कन्वीनर है बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी FPCCI की। और सादिया सादात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो डेट्स हैं उसके हवाले से आपने काफ़ी काम कर रखा है, उस पर काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, जो 3, 4, 5 तरह की शराइत हमारे सामने आ रही हैं कि ये जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के सामने हैं जब उन्होंने $3 अरब हासिल करना है, तो आपको क्या लगता है कि बार्गेन टेबल पर बैठ के क्या देना पड़ेगा या किस पर कन्विंस किया जा सकता है IMF को छूट लेने के लिए, या क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर तो हरगिज़ छूट नहीं मिल सकती? किन शराइत पर यह डील फाइनल होगी आपके ख्याल में? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो अखबारात में लिखा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट डबल हो गया, मुझे थोड़ा सा जो है शिकवा कह लें या थोड़ी सी जो है जानिबदारी कह लें। अच्छा। क्योंकि देखें, जनवरी में ये $2.5 अरब था, फरवरी में कम होकर $500 मिलियन हुआ, और मार्च में जो है ये $1 अरब हुआ। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो थी वो हमने जो चाइना की CPEC की पेमेंट की थी, वो जो है 500 से $1 अरब हुआ। और जो है ये 9 माह में $13 अरब है। जो हमारे वजीर खजाना जो नए बने हैं वो उन्होंने काबीना को कहा कि $20 अरब हो गया। अच्छा, तो ये कितनी बड़ी गलत बयानी, मतलब तो ये जो कहा जा रहा है मुज़म्मिल साहब, ये गलत है। फिर इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर इसमें इंपोर्ट बिल का बढ़ना इसकी बुनियादी वजह है, ऑयल का या बाकी जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ गया है, ये वो नहीं बढ़ा आप कह रहे हैं? देखें, अब दिसंबर और नवंबर में हमारा जो दरामदी बिल था वो था $8 अरब, ठीक, जो कम होके 6 से $6.5 अरब हो गया। उल्टा तेल की कीमतें बढ़ी और दरामदी बिल कम हो गया। अच्छा। स्टेट बैंक ने जब ये निकाला अभी ये फिगर, तो साथ ये बोला कि नॉन ऑयल करंट अकाउंट हमारा सरप्लस हो गया। तो ये जो है ये असल में मईशत के अंदर भी सियासत ले आए हैं बहुत सारे लोग, और उसमें मैं माजरत के साथ कहूँगा कि जो सियासत लाए हैं उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं उनका है, और वो सही पिक्चर बताते नहीं है। अब आ जाए IMF पे। जी, IMF की बात भी जो है बड़ी सिंपल है। यही वजीर खजाना की ठीक 2 महीने पहले जनवरी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो उन्होंने कहा कि $1 अरब के लिए जो है ये हुकूमत लेट गई है IMF के आगे। और उस वक्त था पेट्रोल 137 रुपए लीटर, और उस वक्त इन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड इनकी वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया में, उन्होंने कहा कि 137 रुपए कौन सा पाकिस्तानी जेब से भर सकता है। फिर हमने 160 की, और 160 से फिर 150 पे छोड़ दिया। जिस दिन 150 किए ये वापस आ गए सीखने के लिए कि इस कौम के साथ जुल्म कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि ये एक साजिश के तहत आने वाले हैं। तो ये जो है इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, और अब इनको 150 रुपए में भी सस्ता लग रहा है। तो अभी जो है मजमूई तौर पे जो है 10 से 20% ये कीमतें बढ़ाएंगे। 10% पेट्रोल में बढ़ाएंगे और 20% डीजल में, यानी कि डीजल जो है 30-35 रुपए बढ़ेगा और पेट्रोल जो है 15 से 20 रुपए बढ़ेगा। अच्छा। अब ये बताएं कि ये कौन सी आवाम किस तरह बर्दाश्त करेगी। दूसरी बात, इन्होंने अभी बजट में माशाल्लाह बहुत सारे टैक्सेस लगाने हैं,
तीसरी बात, इन्होंने बिजली की कीमत में होश रुपया इजाफा करना है। आपके साथ ही पैनल में कुछ लोग हैं, वो 2018 से बिजली का बिल अपना बताते थे और अब बताते थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नया बिल भी वो जरूर बताएंगे, जो काफी अच्छे से वो बात करते हैं। ठीक, अभी बिजली का बिल क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह सिंपल सी एक ही है, दरामदी ईंधन जी बाहर का ऑल टाइम हाई, $30 कीमत। कल इन्होंने LNG खरीदी है 3 जहाज, $350 मिलियन के, $40 मिलियन मार्केट से रेट ज्यादा देते हैं। $40 मिलियन का मतलब होता है तकरीबन 7 अरब रुपए। यानी 7 अरब रुपए किसकी जेब में गए ये समझ ही नहीं आ रहा, इजाफी दे दिया। और अब इसकी वजह से जो जुलाई और अगस्त में जो है बिजली के बिल आएंगे, एक आती है हमारी बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो जो है 8 रुपए से ज्यादा पर यूनिट होगी। अभी जो 4 रुपए यूनिट आ रही थी, वो भी दरामदी ईंधन जैसे हम सीखते रहते थे। नहीं, ये जो मुजम्मिल साहब हम देख रहे हैं कि IMF के साथ जो बात हो रही है 5 रुपए, 4 से 5 रुपए बढ़ाने की, ये जो आपने सब्सिडी दी थी, ये वो सब्सिडी का खात्मा है या खात्मे के अलावा 4 से 5 रुपए बढ़ने की तवक्को है बिजली पे? ये हमारी सब्सिडी के खात्मे की बात कर रहे हैं और इसके अलावा बेस प्राइस जो है 2 से 3 रुपए यूनिट अलग बढ़ाएंगे। अच्छा, 6-7 रुपए पे बात जाएगी अगर ये 6 महीने रह गए। और अभी मजे की बात ये कि 1 महीने पहले महंगाई मार्च करके आ रहे थे इस्लामाबाद, ये पूरी PDM की टीम जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम और ये सारे थे। तो ये अब कौन सी महंगाई के बाद ये जो महंगाई मकाओ मुहिम शुरू होने वाली है, तो कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। हम तो क्योंकि अकेले ही हैं इस वक्त, बाकी तो सारे मिल गए हैं। आज की अगर आप हेडलाइन देखें, एक बहुत बड़ा उर्दू अखबार है, उसमें जो है पेट्रोल और कीमतें जो है, डीजल की कीमतें बढ़ाने पे उसने खबर शाये की। अगर हमारी हुकूमत होती तो वो इस तरह करते कि ये हुकूमत IMF के आगे घुटने। तो बिल्कुल सही है, तकरीबन बहुत सारे अखबारात ने इस पर सुर्खियां लगाई हैं कि इस पर इत्तफाक हो गया, कीमत बढ़ेगी और बढ़ने का इशारा दे दिया। तो हम खुद मुख्तारी बेच चुके होते, मुल्क को बेच चुके होते, IMF गिरवी रख दिया होता सर, हम लेट चुके होते। हाँ, क्योंकि ये हमारा एक लाइन बड़ी मशहूर है कि मुल्क को IMF के यहाँ गिरवी रख दिया गया है, तो आई एम श्योर कि अब गिरवी नहीं रखा जा रहा होगा। लेकिन चले, मैं अब मुजम्मिल इस पर मजीद बात करते हैं। लुबना साहिबा, आप कैसे देख रही हैं इस सारे मामले को, IMF की डील को? ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, या जो कहा जाता है कि जो सब्सिडी है इसका खात्मा करना है तो अल्टीमेटली तो ये करना ही था, तो हुकूमत जो है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ाने जा ही रही है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? सनत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? आप इसको कैसे देख रहे हैं इस डील को? देखिए जी, जब एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं तो जाहिर है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ जो बनाने की किसी भी अशिया को बनाने में की जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब आपका जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी बढ़ती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे। इस वक्त तक टेक्सटाइल में हमारे जो है ज्यादातर दरामद है और उसमें बरामद है, और उसमें आप देखिए कि हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। हमारा इंडिया के साथ कॉम्पिटिशन है, हमारा टर्की के साथ कंपटीशन है, चाइना इज अनदर पार्टनर, फिर बांग्लादेश बहुत ही जो है ना, दे हैव टेकन अ लार्ज चंक ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स, तो जो है सब स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। तो जाहिर है कि जब हम लोग, तो फिर हमारा जो यहाँ मैन्युफैक्चरर है कंपैटिटिव नहीं रहेगा, जो है ना उनके साथ कम्पीट कर सकेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो जाहिर है कि जी सॉरी, मैं यही बात मैं कह रहा था कि आप ये समझ रहे हैं कि ये कंपैटिटिव नहीं रहेगा प्राइसेस जो हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ इसका ये मसला है कि कंपैटिटिव रहेगा, बल्कि जो है जो हमारी, अभी मैं डॉक्टर साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगी इसमें कि ये सारा जो है ना इशू आज का नहीं है। अगर आप कहें कि ये PMLN कर रही है या ये PTI ने किया या ये PPP ने किया, आप थोड़ा सा आप अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो 2003 से ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन होना शुरू किया हुआ, और उसके बाद जो है इट वाज नेवर अंडर कंट्रोल, कभी भी वो कंट्रोल में नहीं आया। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, इसके बाद 2008 में जब वो गए तो 2008 से 2013 में जब पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी ने ट्रेड डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट था वो वाइडन होता गया, हमारी इंपोर्ट बिल ज्यादा होते गए। इसके बाद आप PMLN की गवर्नमेंट को देख लीजिए, वो भी उनका भी यही इसी तरीके से रहा। इसमें जो PTI आती है उसकी उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें इन तीनों का कोई कसूर नहीं है।
किसी भी के रिजीम का नहीं है। ये जो आपका स्ट्रक्चरल आपका एक जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर था वो ज्यादातर IMF पे डिपेंडेंट था, हमें एड दे रही थी, हमें देखिए हमारी इंडस्ट्री की पॉलिसी ही नहीं आई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कभी नहीं बनाई गई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे करना है। की कोशिश की है या नहीं की, ये भी तो एक सवाल है ना, क्या हमने IMF से इंडिपेंडेंस की कोशिश की है? देखिए जी, इंडिपेंडेंस ऑर्गेनिक ग्रोथ से आती है, इंडिपेंडेंस आती है ऑर्गेनिक ग्रोथ से। इंडिपेंडेंस ये आती है कि जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा देते हैं, जब आप अपने रजराए आमदनी बढ़ा देते हैं, तब आप अपनी डेट सर्विसिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी इंपोर्ट्स को कम करते हैं, आप अपने जो है वो ट्रेड डेफिसिट को कम करते हैं और अपनी जो है वो और ऑटोमेटिकली जो है आप सिर्फ की जो है इंडिकेटर्स को आप बेहतर करते हैं तो पूरी इकोनॉमी पे उसका जो है वो मुस्बत असर पड़ता है। तो लिहाजा बात यह है कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, हमारे जो लोकल इंडस्ट्री थी उनको ज्यादा फैसिलिटीज विजिटेट नहीं किया गया। आप PTI की गवर्नमेंट पे आ जाएं, मैं इस वक्त थोड़ा सा एपॉलिटिकल होके बात करूंगी। PTI की गवर्नमेंट में दे वर एब्सोल्युटली लॉस्ट। मुझे एक मौका मिला था 2016 में खान साहब का एक इंटरव्यू करने का, एक लाइफस्टाइल मैगजीन था अमेरिका का, उसके लिए मैंने किया। तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन था खान साहब से उस वक्त 2016 में कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि आप जो है ये प्रिकेरियस पोजीशन में है इकोनॉमी, उसको आप कैसे करेंगे। तो उस वक्त उनके सोच ये थी और उनका जवाब ये था कि हम इंटरनेशनल जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, हम माहिर माशियात ले आएंगे जो कि इसको जो है ना हमें एडवाइस करेंगे और हम इसको चेंज कर देंगे। लेकिन जब उनकी टीम आई, इट वॉज जो मुझे तो लग रहा था कि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे है, तो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। जब उनको तो 1.5 साल उनको लग गया प्रिपरेशन, उनको समझने में ये लग गया कि हम किधर है, और आगे फिर कोविड आ गया। ठीक है, चले मैं मजीद बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है जी बिल्कुल सही है, इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने वो ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। लेकिन सादात साहब आप पहले ज़रा आप इस पर रोशनी डाल दें, ये IMF की जो डील है इसके बारे में आपकी राय क्या है? ये मजबूरी है, ये कोई बेहतर इस पे बार्गेन पोजीशन में पाकिस्तान है, नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, कैसे देख रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो अब IMF के जो पैकेज जो चल रहा है, आई थिंक ये तो अब फ़िलहाल हमारी मजबूरी बन चुकी है। हम उस प्रोग्राम के अंदर हैं। फ़िलहाल हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डेफिनेटली ज़्यादा है एंड वी डू नीड दैट पेमेंट, कि वो हमें उसका जो अगली ट्रेंच है वो हमारे पास आए, क्योंकि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हो सकता है वो वही फिलहाल पैसे हैं जो हमें बचा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बात ये करना चाहूँगी कि जो बड़े अभी मुज़म्मिल साहब ने बहुत ही खूबसूरती से ये कह दिया कि अब हम लोग शायद ये रोना नहीं रोएंगे कि जी अगर पेट्रोल की या डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी जाएं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अब मैं आपको शायद थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चलूँ कि जो अब डिफरेंस है जो पहले इन लोगों ने कर दिया, जैसे PTI की अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने जो करेंसी को डिवैल्यू किया वो आई थिंक सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक थी हमारी हिस्ट्री के अंदर। जो इकोनॉमिक जो टर्मोइल से फिलहाल अभी हम लोग गुजरे हैं वो इस डिवैल्यूएशन की वजह से, अगर वो देखिए बैठे बिठाए आपको डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे ऊपर जो एक हमारे जो डिवैल्यू होने की वजह से जो हमारे पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस उस टाइम से जो शुरू हुआ, और फिर सेकेंडली फिर हमारे लिए जितना इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ गया, हमारे बगैर कुछ एक्स्ट्रा कर्जा लिए हमारी रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तकम रख के भी तो मईशत के ऊपर नेगेटिव असरात मुरतब ही होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि आखिर सऊदी अरब, लिबिया, ये सारे लोग भी तो एक डेवलपिंग कंट्रीज अगर कुछ देर के लिए अपने पैक्ड एक्सचेंज सिस्टम यूज करें तो काफी सारी कंट्रीज हैं जिसमें हमें मिसालें मिलती हैं कि इस तरीके से उन्होंने किया हुआ है और वो मईशत को चलाते हैं। अगर आप एक तरीके से पहले उस चीज से निकल तो आते ना। और जो सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट आई थिंक जो शौकत तरीन साहब ने खुद अपनी बात में कही कि हमारे पास कोई प्लान नहीं था PTI गवर्नमेंट के पास, अगर कोई प्लान होता तो आई थिंक ये डिवैल्यूएशन वाली जो चीज है ये ना की जाती, क्योंकि यही फिलहाल हमारी, आप यकीन करें, बहुत बड़ा हमारी जितनी अभी इकोनॉमिक टर्मोइल का आई थिंक इस वजह से काफी ज्यादा इशू यही बन रहा है क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप बात करते हैं इन्फ्लेशन की, लाइक साउथ एशिया रीजन के अंदर इंडिया की अगर हम बात करें उसकी 6% के ऊपर है, और ये मैं बात करी कोविड उधर भी आया जितना हमारे पास आया है, तो हमारी क्यों 13% पे फोरकास्ट की जा रही है? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो मजीद डिवैल्यू हुई है, और उसको ऊपर करने के लिए वाकई में अब ये जैसे लास्ट टाइम ये जब बजट आया मैंने बहुत हैरान थी क्योंकि
पहले जो इनके बजट थे वो स्टेरिटी मेजर्स के ऊपर फोकस करते थे और उस तरीके से, लेकिन ये वाली बड़ा डिफरेंट किस्म का बजट इन लोगों ने पिछले साल दिया और बहुत ज़्यादा कोई स्पेंडिंग कट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और बड़ी वाफिर मतलब सैलरीज भी इंक्रीज हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, जबकि कोई एक सॉलिड प्लान भी नहीं जिसमें आप रेवेन्यू जनरेट करें। आप कोई टैक्स कलेक्शन 6 बिलियन का IMF ने प्रोजेक्शन दी हुई थी जो टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, 5 बहुत कम, उससे 5 बिलियन से भी कम हमारी जो टैक्स कलेक्शन आ रही है। नहीं मगर सही है उसमें, मगर मैं चले आगे चल के आपसे बात करता हूँ। हुकूमत तो ये क्लेम करती है कि हमने अपने टारगेट से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर ली, उसी वजह से तो रिलीफ दिया है हमने पेट्रोल की प्राइसेस में, क्योंकि हमारा पैसे थे हमने रिलीफ दे दिया। तो ये आर्गूमेंट क्या सही है या गलत है, इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जरा IMF डील के ऊपर डॉक्टर साहब अपनी राय दे दीजिएगा। फारूक साहब के क्या आप समझते हैं कि ये जो 4-5 किस्म की शराइत हैं कि ये सारी माननी पड़ेंगी $3 अरब लेने के लिए, या सिर्फ फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें, सनतों के लिए टैक्स एमनेस्टी में जो खात्मा है वो हम बचा लें, या फिर जो टैक्स वसूलियों की शरह में इजाफा है वो हम कुछ रोक लें, या उसमें से कुछ मान जाएं कुछ रोक लें? ये किन शराइत पर डील होती नजर आती है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी गलतियों की बुनियाद के ऊपर, गलतियों के नतीजे में, अपनी गलत माशी पॉलिसीज के नतीजे में, तजारती खसारे के नतीजे में, बजटरी खसारे के नतीजे में मजबूर हो जाते हैं कि IMF से जाके मदद मांगी जाए। अब 5 बड़ी शराइत उन्होंने हमारे सामने रखी हैं। एक तो है कि पेट्रोल की सब्सिडी को है उसको पूरी तरह विड्रॉ कर लिया जाए, टैक्स एमनेस्टी की स्कीम जो पिछली गवर्नमेंट दे गई थी उसको खत्म कर दिया जाए, बिजली का रेट बढ़ाया जाए, एक वो कहते हैं प्राइमरी बजट सरप्लस उसको मेंटेन करें, और इजाफी टैक्सेस। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती तजिया ये है कि पहली 4 शराइत जो हैं वो तो वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में है। देखिए, दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो महंगा तेल आलमी मार्केट से लेके और उसको सस्ता अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा हो। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ तेल महंगा करती थी वो सही करती थी, और उस पर जो अपोजिशन का एतराज था कि जी गरीब पर बम गिरा दिया और ये पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया, वो गलत एतराज था। जी, हमारी मईशत के साथ सियासत की जाती है और दोनों तरफ से की जाती है। जो हुक्मरान जमात है वो भी सियासत करती है मईशत के साथ, और जो अपोजिशन उस वक्त होती है वो भी सियासत करती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी तरह से जो माशी हमारा ढांचा है, अगर उसको किसी तरह सियासत से कुछ इंसुलेट कर दिया जाए, बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है कि माशी पॉलिसी चलती रहती है। आप जापान में देख लें, वहाँ पे पिछले 10 सालों में कितने वज़राए आज़म आए और बदली गए। इसी तरह बरतानिया में भी जब वज़ीर आज़म साहब अपनी मेजॉरिटी खो बैठते हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन माशी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करती है। अच्छा, बैक टू द थिंग कि पेट्रोल प्राइसेस तो बढ़ानी ही पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि खजाने में पैसा ना हो। और अब अग्री भी कर लिया उन्होंने, टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी विड्रॉ करनी पड़ेगी। बिजली की कीमतें हमने ऑलरेडी आपने देखा कि बढ़ानी शुरू कर दी हैं, तो वो IMF के कहने के बगैर ही वो बढ़ रही हैं। इजाफी टैक्सेस जो 5वीं शर्त है, उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इजाफी टैक्सेस लगाने से मजीद इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, बल्कि टैक्सेस की छूट मिलने से इकोनॉमी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट उनका होता है इकोनॉमी का, वो बढ़ जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे बड़ा संजीदा है और बड़ा संगीन किस्म का है। डॉलर का फुकदान बहुत ही संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। स्टेट बैंक के पास डॉलर खत्म हो चुके हुए हैं, और साथ ही साथ इन टेंडम विद दैट हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम। तो ये बहुत खतरनाक एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना संगीन किस्म का क्राइसिस हो कि हमें बिटवीन टुडे एंड नेक्स्ट बजट जून तक तकरीबन $10 अरब रेज करने हैं। $10 अरब अगर हम रेज नहीं कर पाएंगे तो आप सोचिए कि आज पाकिस्तान वहां खड़ा है जहां पे शायद श्रीलंका आज से 5 या 6 महीने पहले खड़ा था, और श्रीलंका का हाल देख लिया कि वहां पे क्या हो रहा है। जी हाँ, मेरे ज़हन में यही सवाल आ रहा था जो मैं आपसे पूछना चाहता था, और मैं ज़रूर ब्रेक के बाद इस पर पूछूंगा, क्योंकि श्रीलंका के बारे में कहा जाता है कि उसके साथ जो हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी ऑयल के बिल पे करने के लिए उसके पास डॉलर्स नहीं बचे थे। अब जब ऑयल नहीं ले सका, अपनी इंपोर्ट्स नहीं वो कर पा रहा, कागज़ उसके पास नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए या बिजली पैदा करने के लिए तेल नहीं बचा है, तो इस वजह से वो डिफ़ॉल्ट कर गया है और उसने ऑफिशियली अब खुद को डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है कि वो बैंक करप्ट हो गया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक कुछ और पहलू हैं और फिर ये
ये ज़रूर हमें देखना है कि डॉलर कहाँ जाएगा। अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं बचे हैं, इससे मुराद जाहिर है ये है उनकी कि डॉलर कम रह गए होंगे, बिल्कुल तो शायद ख़त्म नहीं हुए होंगे, तो इसके नतीजे में डॉलर कहाँ तक जा सकता है, रुपया क्या मज़ीद गिरेगा, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? ब्रेक के बाद पे बात करते हैं। दोबारा खुशामद कहते हैं मुज़म्मिल हसन साहब। अभी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे थे कि श्रीलंका में जो इस वक्त हालत है, ये हालत जो है वो पाकिस्तान की आज हालत है, श्रीलंका की 6 महीने पहले हालत थी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान का? और खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो डॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास, स्टेट बैंक के पास, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो आप क्या कंपैरिजन कर सकते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान की सूरत हाल का? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें 2018 में भी की थी और चंद महीनों का इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में दिवालिया हो जाएगा, और उस वक्त पाकिस्तान में $19 अरब करंट अकाउंट बता रहा था। तो इसी तरह चंद लोगों ने कहा था कि $24 अरब हो जाएगा और हम अपने बैरूनी कर्जे नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारी असल में थोड़ी सी आदत में है, ऐसा जरा सा कुछ अप एंड डाउन होता है। लेकिन अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि इस तरह का क्राइसिस 40 साल बाद आया जो कमोडिटी शॉक था पूरी दुनिया में, जिस तरह कीमतें बढ़ी। 2008 में जब आया था इस तरह का एक क्राइसिस, तो हम 6 महीने में बस्ट हो गए थे और हमें IMF पे जाना पड़ा था और हमारे पास पैसे नहीं थे। इस हुकूमत ने क्या मुख्तलिफ किया? इस हुकूमत ने जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इन्होंने जो है पॉलिसी एक्शंस लेना शुरू कर दिए थे। जैसे शरह सूद को बढ़ाया बहुत तेजी से, करेंसी को डीवैल्यू किया, इंपोर्ट ड्यूटीज को रैशनलाइज किया, LC मार्जिन को चेंज किया, लड़ाई नहीं की सिस्टम से, और जिसकी वजह से इतना बड़ा क्राइसिस जो है आज 1 साल से ऊपर हो गया, इसको हम बर्दाश्त करें और हमारा दिवालिया नहीं हुआ। और अभी जैसे मैंने आपको पहले अपने उसमें बताया था कि हमारा दिसंबर और नवंबर में $8 अरब दरामदी बिल चला गया था, जिसको हम कम करके 6-6.25 पे ले आए। तो ये जो है प्राइस एक्शंस और पॉलिसी एक्शंस बहुत जरूरी होते हैं और वो हमने लिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इन्होंने पेट्रोल पे 10 रुपए लीटर सस्ता कर दिया था। पेट्रोल की कीमत सस्ता करने से भी हमारी कोई पेट्रोल की कंजम्पशन नहीं बढ़ी, बल्कि इन सालों को मैं याद दहानी करा देता हूँ कि पिछले साल जून से लेकर इस साल फरवरी तक 14 दफा मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हमने। और जब हमने देखा कि आखिरी में ये वॉर हो गई है और ये वॉर की वजह से कीमतें बढ़ रही है और ये नीचे आ जाएंगी, तो उस वक्त हमने फैसला किया कि इसको नहीं बढ़ानी चाहिए और ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। बहरहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना हम श्रीलंका की तरह होने जा रहे हैं, ना ऐसा होगा। IMF ने हमें $3 अरब देने, वो देंगे, क्योंकि हमने दिसंबर के टारगेट्स मीट किए हैं जिसकी बेसिस पे हमें पैसे मिलने चाहिए। अब इस हुकूमत पे है कि वो किस तरह उनसे नेगोशिएट कर आती है। मैं इस पे सियासत नहीं करना चाह रहा, मैंने सिर्फ इसलिए पहले हाफ में बात की थी कि जिस तरह ये कहते थे कि $1 अरब के लिए लेट गए, तो अब ये क्या करने जा रहे हैं? इनके कॉल और फेल में तजाद है। एक्चुअली करना यही चाहिए जो अभी करने जा रहे हैं, लेकिन इनके कॉल और फेल में तजाद। सही है, बस आप कह रहे हैं कि ये जो करने जा रहे हैं यही करना चाहिए था, लेकिन इनको जो पहले आप कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे और तनकीद गलत हो रही थी, गलत हो रही थी, सियासत कर रहे थे, जाके झूठ बोलते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे। अभी भी हुकूमत में आए तो $12 अरब के खसारे को $20 अरब बोल दिया, 2,500 अरब बजट खसारे को 6,500 अरब बोल दिया। मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं, देखिए सच बोलने वाला है ना कभी भी घबराता नहीं है, तो ये झूठ ना, मैं कहता हूँ झूठ ना बोले, ऑनेस्टी से सियासत करें, लेकिन सियासत को मईशत के साथ ना मिलाएं। सही है जी। डॉक्टर फारूक साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हकायक सामने रख लें कि बिटवीन अप्रैल एंड जून, अगले 3 महीने में तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर का हमने डेट की रीपेमेंट करनी है, कर्जाजात की वापसी करनी है। ठीक है। और बिटवीन नाउ एंड जून नेक्स्ट बजट से पहले 5 या 6 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट का खसारा आएगा। तो यहाँ पे कहीं 9 से 10 बिलियन डॉलर की जरूरत है अगले 3 महीनों के दौरान जी। इस वक्त बैंक हमें बता रहा है कि उसके पास 10.8 अरब डॉलर पड़े हैं, जिसमें से 4 अरब चीन का, जिसको हमने कहा हुआ कि हम उसको टच नहीं करेंगे, 3 अरब कोई सऊदी का पड़ा है, UAE के पैसे पड़े हैं, कतर के पैसे पड़े हैं। तो इस वक्त जब मैंने शुरू में कहा कि डॉलर्स तकरीबन ना होने के बराबर, जो ऑफिशियल हमें बताया जा रहा है, अगर उसको गिन लें तो 6 या 7 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं। इसको अगर आप कंपेयर करके देखें, आप सोचिए कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास कोई 10.8 अरब पड़े हैं और इस वक्त इंडिया 650 अरब अपने खजाने में दिखा रहा है, अपने रिजर्व्स में दिखा रहा है।
तो हालात बहुत संगीन हैं। और ये जैसे मैं पहले श्रीलंका की बात कर रहा हूं, दो चीजें बिल्कुल कॉमन है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम, श्रीलंका में भी बेतहाशा और पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि बेतहाशा, और साथ ही साथ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, यानी कि डॉलर्स नहीं बचे कि वो मजीद ईंधन खरीद सकें। जैसे आप श्रीलंका की पहले बात कर रहे थे, वहां पे तो उनके पास कागज खत्म हो गया, उन्होंने बच्चों के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको डिले कर दिया है क्योंकि डॉलर्स नहीं है कि एग्जामिनेशन ले सकें और कागज। और फिर प्लास्टिक, जो ड्राइवर्स प्लास्टिक इंपोर्ट करते थे, ड्राइवर्स लाइसेंस बनाने के लिए उनके पास प्लास्टिक खत्म हो गया है, और जो आपके लाइसेंस एक्सपायर हो रहे हैं उनको कह रहे हैं जी कि वो आप समझिए कि खुद ही रिन्यू हो गए। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये वो तो ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ना, वो बैंकरप्ट हो गए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, अगर ये ऐसी तशवीशनाक है तो सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है। अब सादिया साहिबा जो आप कह रही थी टैक्स कलेक्शन की बात करनी थी, मगर जो FBR के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं वो ये बताते हैं कि जुलाई से लेकर मार्च तक जो है वो 4,382 बिलियन जो है वो रुपए वो पाकिस्तान ने टैक्स इकट्ठा किया है, और ये 247 बिलियन ज़्यादा है हमारे टारगेट से। और पिछले साल अगर हम सेम ड्यूरेशन में देखें तो ये 3,394 बिलियन था। तो अब सवाल यह है कि हमने तो अपने टारगेट से ज्यादा टैक्स कलेक्शन की है, तभी तो हुकूमत कहती है कि हमने ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने की वजह से आपको दिया है, छूट दी है इसमें, जो ये जो आप सब्सिडी दी है फ्यूल की मद में। तो फिर ये सूरत हाल क्यों हुई? नहीं, असल आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये कह रहे कि जो टैक्स कलेक्शन हमारी इंक्रीज हुई है, लेकिन इतनी नहीं थी। हमें 6 बिलियन का हमें टारगेट था जो कि अचीव करना था। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी सलीम साहब ये बता रहे थे कि हमारी जो इन्होंने ये फोरकास्ट किया कि ऑयल की प्राइसेस कम होंगी, और उन्होंने उस हिसाब से ऑयल की प्राइसेस कम कर दी, जबकि आई डोंट थिंक सो कि ये इन्होंने इतनी कहाँ से ये फोरकास्टिंग की है। पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस पहले तो कोविड की वजह से बढ़ी क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी, और फिर उसकी वजह से प्राइसेस का इंक्रीज हुआ। फिर अभी जो पूरी दुनिया के अंदर जो ये यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद जो गैस का प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगी, वो कभी भी कम नहीं होंगी। इन्होंने बहुत गलत किया है उस टाइम पे गैस की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस कम करके, वो उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। और ये मैं सिर्फ आपको यही कहूंगी इसमें कि इन्होंने जो इरादो-शुमार के साथ सही तरीके से नहीं बताई गई चीजें जो कि एक्चुअली में थी वो बतानी चाहिए थी, जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स इन लोगों ने खुद से आई थिंक मैं तो ये कहूंगी कि फर्स्ट फिगर्स हैं जो कि बताई गई हैं, जबकि असल जो कहानी है वो इससे बरक्स थी। क्योंकि अगर देखिए, मैं अगर इस ऑयल प्राइसेस की बात आप करें ना, नहीं मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे मैं पिछले जमानों में जिस वक्त ये कोरोना के टाइम के ऊपर ऑयल प्राइसेस कम हुई, उस वक्त पर बैरल जो अगर हम लोग बात करेंगे, मैं सितंबर 2021 की बात कर रही हूँ कि उस वक्त अगर ऑयल जो पर बैरल प्राइस थी वो बिटवीन 75 से $80 थी, ठीक है। और उस टाइम पे अगर हम लोग थोड़ा कुछ अर्से पहले चले जाएं तो वो जो हमारा पेट्रोल जो मिल रहा था वो 100 रुपए से भी कम था इधर, जबकि ये इस जमाने में अभी वो ज्यादा था। उस टाइम पे जब पूरी दुनिया के अंदर जो पर बैरल प्राइस है वो 40 से भी कम आ गई, हमारे मुल्क के अंदर वो बतदरीज उन्होंने बढ़ाते गए, और भी इन्होंने खुद भी एतराफ किया कि वो 14 टाइम्स उन्होंने बढ़ाया है। वो उस टाइम पे उन्होंने बढ़ाते रहे, लेकिन जिस टाइम पे एक्चुअली में बढ़ानी चाहिए थी उस टाइम पे समझ नहीं आती कि इन्होंने क्यों रिवर्स कर दिया और क्यों उसके ऊपर लेवी देनी शुरू कर दी, और वो जो एमनेस्टी स्कीम्स इन्होंने ये क्यों इंट्रोड्यूस की हैं, जबकि हमें उस वक्त जरूरत थी पैसे की, हमें वो पैसा लगाना चाहिए था, ताकि ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हम बताया, इन्होंने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान में रिजर्व्स इतने ज्यादा हो गए हैं, अगर हमारे रिजर्व्स इतने ज्यादा थे तो हमारी रुपये जो है वो डिवैल्यू क्यों होता गया? हाँ, डिवैल्यू क्यों होता गया? चलें, ये इकोनॉमिक मेजर्स के ऑपोजिट है कि अगर आप जी इसका जवाब मुजम्मिल साहब से लेते हैं, लेकिन पहले जरा लुबना साहबा ये बता दीजिए कि आपने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि सनतों की और कंपेटिटिव प्राइसिंग की, कि अगर यहाँ पर बिजली महंगी हो जाएगी, फ्यूल महंगा हो जाएगा तो आपके लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट को, लोग बाहर जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, बांग्लादेश चला जाएगा, सादा सी बात है, चाइना चला जाएगा। सवाल ये है कि आपके लिए सिर्फ ये वाली जो शिक है शराइत में ये आपको परेशान कर रही है, या सनतों के लिए जो टैक्स एमनेस्टी का जो खात्मा है वो भी आप समझती हैं कि उससे भी एक इम्पैक्ट आएगा सनत के ऊपर?
देखिए जी, ओवरऑल आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से मैं फ़ारूक साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि जो इकोनॉमी की हालत है वो बहुत प्रिकेरियस है, बहुत मखदूश है। जो हमारा जो अभी सनतकार है वो सफ़र कर रहा है, इसलिए कि अभी आप ये देखिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ी हैं पिछले दिनों, पिछले चंद महीनों में, और गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी ला लिया। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ तो आपके जो है वो तरसील के जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई, आपकी लॉजिस्टिक्स बहुत महंगे हो गए। तो जो हमारे सनतकार ने, जो हमारे एक्सपोर्टर का जो सारा जो है वो जो प्रॉफिट था वो जो है वो इस एक्सपेंस में चला गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें ये कड़वी गोली अभी लेनी ही पड़ेगी। हालात बुरे हैं, सनत जो है वो हमारी बहुत मखदूश है, हमारा जो सनतकार है वो सफ़र कर रहा है। इसलिए कि LNG, आपको मैं बताऊं, LNG की प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं हुई। LNG के बाद मैं आपको मैं हल की तरफ भी आती हूँ। वुड यू बिलीव के 5 बजे के बाद जो है वो सनतें बंद हो रही थी क्योंकि LNG की खरीदारी नहीं की गई थी टाइम पर। तो इसका हल ये है कि देखिए, आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई है और आप ऐसे इकोनॉमिक रिवाइवल काउंसिल क्यों नहीं बनाते? आप इसको जो है एक ऑपरेशन के तौर पर लीजिए। ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन है जो हमने करना है। कोई जो इकोनॉमी में कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है। किसी भी पॉलिसी को कामयाब होने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए होते हैं। और आपका ये हाल है कि पिछले जो है 3 सालों में हमने 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे जो है अपना पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो खत्म करना है। जो आपका जो है अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए ज़हर कातिल है, आप ये कह रही हैं। इकोनॉमी को हर दिन इकोनॉमी को जो है वो कॉस्ट कर रहा है। आपको ये भी आवाम को बताना है प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये भी हमारी आवाम को जो है ये अवेयरनेस होनी चाहिए। आप एक सड़क बंद करते हैं, आप एक दिन के लिए बंद करते हैं, आप धरना देते हैं, आप उठा के जो है वो एक सड़क बंद करते हैं। किसी ने कभी कैलकुलेट किया है कि उसका जो है इकोनॉमिक कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है? आप एक जगह बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपका पॉइंट यही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मईशत को वो तबाह करता है। मैं एक ब्रेक लेना, मैं मुजम्मिल साहब के सामने के लिए जो सवाल छोड़ा है सादिया ने, कि अगर आपके आदाद-ओ-शुमार सही हैं और इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बड़ी हैं और रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई हैं, तो डॉलर फिर क्यों बढ़ता चला गया? डॉलर कहाँ गायब हो गया? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुज़म्मिल इस्लाम साहब, 2-3 चीज़ों को ज़रा डॉलर के हवाले से सम अप कर दीजिएगा। एक सवाल तो सादात का था कि अगर रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, तो डॉलर फिर कहाँ चला गया और ये क्यों बढ़ता गया? और दूसरा ये कि अब आइंदा दिनों में आप डॉलर कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या रुपया मुस्तहकम होगा या नहीं होगा या मज़ीद गिरेगा? क्या सूरत हाल होने वाली है? देखिए, मैं इससे पहले शायद जब मेरे साथ आपने पिछला सवाल पूछा था तो शायद सादात साहब ने ही एक्सपोर्ट्स की कोई बात की थी। थोड़ा सा मैं इनको करेक्ट कर दूं, एक्सपोर्ट्स में जो है फ्रेट नहीं होता, वो फ्री ऑन बोर्ड होती है। इंपोर्ट्स में बस फ्रेट होता है। तो जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो गलत है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो जो बढ़ी हुई है वो फ्रेट की वजह से। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई है। इस साल हम 32 अरब डॉलर और जिस रन रेट से चल रहे हैं, अगले साल कुछ भी ना करे ये हुकूमत तो 36 अरब डॉलर हो जाएगी। और अब आपने कहा सवाल कि करेंसी हमारी क्यों गिर रही है? करेंसी जो है सिर्फ हमारी नहीं, पूरी इंटरनेशनल बास्केट ऑफ करेंसीज गिर रही है। और जो है सिर्फ जापानीज येन जो है जून से लेकर अब तक हमसे ज्यादा गिरा है, एक जो बहुत बड़ा मुल्क है। अब रहा सवाल कि हमारे एक्सचेंज रेट होना क्या चाहिए। हमारा एक्सचेंज रेट 175 से 180 के दरमियान होना चाहिए था। 178 पे बहुत स्टेबल था। पॉलिटिकल गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से वो 190 पे गया। ये हुकूमत ने आके बड़ा शोर मचाया कि देखो हमारा इस्तेकाम हो गया, लेकिन वो गैर यकीनी सूरत हाल खत्म नहीं हुई अभी तक। और अभी आपको नई ताज़ा खबर दे दूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रेस रिलीज जारी की है जिससे जाहिर हो रहा है कि उन्हें IMF ने अभी फिलहाल जो लोन लेने गए थे वो नहीं मिल रहा, जिससे मजीद अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। सही है। तो डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये डॉलर को फ्री फ्लोट कराना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, इसको एक जगह पर लाकर फिक्स करना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? खान साहब, दुनिया के किसी भी मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी करेंसी को सपोर्ट कर सके। इसको फ्री फ्लोट ही होना चाहिए। देखिए, अगर आप 70-75 अरब डॉलर की इंपोर्ट करने चले हैं और 30-31 अरब से आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाए,
तो रुपए के ऊपर प्रेशर तो यकीनी तौर पे रहेगा। मामला कुछ ऐसे हैं कि पीटीआई की हुकूमत जाते जाते पाकिस्तान की तारीख के 2 सबसे बड़े तारीखी खसारे छोड़ के जा रही है। तारीख का सबसे बड़ा बजट का खसारा होने चला है और तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा होने चला है। यहाँ पे इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन है और ये नहीं पता चल रहा कि अगले 3 महीने में मामला किस तरफ निकलेंगे। अगर पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त नहीं की जाती, जिस सिमत पीटीआई की हुकूमत मईशत को लेके जा रही थी, तो फिर याद रखिए कि ये श्रीलंका वाला मामला ज्यादा दूर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सिमत को चेंज करने की जरूरत है। और ये क्या चेंज लाना होगा डॉक्टर साहब? क्या चेंज होगा कि सम चेंज हो जाएगी? साहब, जिंदगी के मैंने अपने करियर में या पिछले 74 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में इतना बड़ा तजारती खसारा नहीं देखा, इतना बड़ा बजट का खसारा नहीं देखा। तो ये दो खसारे हैं, ये 100 किस्म की और माशी बीमारियों की जड़ बन जाते हैं। तो हमें हमने सिर्फ चेंज करनी है और इन खसारों को नीचे लाए बगैर मामला नहीं बनेगा। ठीक है सादिया साहब, आप ये पीटीआई हुकूमत ने 45 माह में 49 अरब डॉलर के कर्जे लिए, कहा गया कि पिछली हुकूमत के कर्जे निपटाने के लिए लिए गए थे। अब ये जो कर्जे लिए गए इसको निपटाने के लिए क्या अगली हुकूमत को भी कर्जे लेने पड़ेंगे? बिल्कुल, आई थिंक अब जो ज़रूरत है, हुकूमत को कोशिश ये करनी चाहिए कि टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा करे, स्पेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कट्स करे। डेफिनेटली वो हम लोगों को वही एक स्टैट्यूटरी मेजर्स है जो हम लोगों को लेने चाहिए अब, कि टैक्स कलेक्शन की जाए, ज़्यादा बढ़ाई जाए, फिर स्पेंडिंग की जाए, फिर जो माइक्रो लेवल के ऊपर जो है वो मैनेज की जाए चीज़ें। ये नहीं कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी कि हम लोग ये ख़त्म करें वो, मतलब डॉलर कहाँ जाता नजर आ रहा है? रिफॉर्म्स बहुत लाजमी है। जो डॉलर कहाँ जा रहा है अगले? डॉलर तो फिलहाल देखें अभी तो अगर जैसे हम बात करें ना, तो साउथ एशिया के अंदर जो फोरकास्टेड फिगर्स है यूक्रेन रशिया वॉर के बाद 2.2% वो कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट होगी, जिसके अंदर 1.3% जो जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ आएगी जो इस रीजन के अंदर आएगी, और सेकेंडली जो ट्रेड लॉसेस की वजह से 0.9% वो कहा जाता है। तो डेफिनेटली फिलहाल इसको मुस्तहकम करने में हमें टाइम लगेगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बट यहाँ पे ये कि अगर हमारी हुकूमत, मतलब अब जो हुकूमत अगर वो अच्छे मेजर्स ले और कोई उस तरह के, जैसे पहले इन लोगों ने ऐसे, इस पीटीआई हुकूमत ने जिस तरीके से वो डिसीजंस लिए बगैर किसी प्लानिंग के, अगर उस तरह ना किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर की जाए, तो आई थिंक फिर हमारी जो डायरेक्शन है वो बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया सादिया सादात साहिबा, लुबना भायत साहिबा, मुजम्मिल असलम साहब और डॉक्टर फारूक सलीम साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।